टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपका दोस्त आदिल आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और वही जो आप लोग का क्लास चल रहा था बजट का, उसको एक आगे स्टेप लेके चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ बजट तक का कवर कर लिया था, जिसमें सरप्लस, बैलेंस बजट और बजट डेफिसिट को कवर किया था। तो इंडिया के लिए हमने कहा था जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्या होता है, वो डेफिसिट बजट लिया जाता है, जहाँ पे एक्सपेंडिचर इंक्रीज ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू द इनकम। बैलेंस बजट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए लाइक यूएसए, और जो सरप्लस बजट है जिसको प्रॉफिटेबल बजट भी कहते हैं, वो कहाँ के लिए होता है, वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए होता है। ठीक है, वो कंट्रीज बजट खुद अपना बनाती हैं, ऐसा किसी का होता नहीं है, ऐसा वो खुद अपना एक बजट बनाया जाता है कि हमको एक्सपेंडिचर ज़्यादा रखना है या इनकम ज़्यादा रखना है या दोनों बराबर रखना है। तो इंडिया वाले क्या करते हैं, हम लोग रिस्क ज़्यादा उठाने वाले लोग हैं, रिस्क लेना पसंद करते हैं, तो हम लोग कैसा करते हैं, डेफिसिट बजट को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो अगला है वो है सिचुएशन। टॉपिक का नाम बजट। ठीक, टॉपिक का नाम बजट। और जो आज हम लोग पढ़ने वाले वो है सिचुएशन ऑफ बजट। सिचुएशन ऑफ बजट या डेफिसिट भी कह सकते हैं। इसमें जो सबसे पहले आएगा वो आएगा हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट कह लीजिए या रेवेन्यू बजट कह लीजिए। इसमें क्या होता है, इसमें जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो माइनस करके किससे करते हैं, वो रेवेन्यू इनकम से करते हैं। ठीक है, इसमें ये देखा जाता है रेवेन्यू डेफिसिट इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विद रेवेन्यू इनकम। ठीक, इट इज द वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इनकम। और जो सेकंड जो हमारा है वो कौन सा है, टोटल बजट और डेफिसिट, टोटल डेफिसिट भी कह सकते हैं। ठीक है, टोटल डेफिसिट में क्या होगा, जैसे यहाँ पर रेवेन्यू है तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों, एक रेवेन्यू में और एक कैपिटल में। तो रेवेन्यू में तो ये रेवेन्यू का पार्ट हो गया, लेकिन टोटल में क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो रहेगा ही, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर भी उसमें ऐड करेंगे, और इन दोनों को माइनस करेंगे किससे, रेवेन्यू इनकम से प्लस कैपिटल इनकम से। ठीक है, मतलब टोटल जो एक्सपेंडिचर है, चाहे वो रेवेन्यू के पार्ट का हो चाहे कैपिटल का पार्ट का हो, माइनस टोटल इनकम हो, चाहे वो रेवेन्यू की अंडर आता हो चाहे वो कैपिटल के अंडर आता हो। ठीक है, ये तो टोटल का हो गया। अब जो थर्ड है वो है आपका फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट जो आपका है वो आपका ये पूरा एज इट इज टोटल बजट का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन यहाँ माइनस क्या और होगा, बोरोइंग्स, जो हमारे ऊपर जो लोन होगा, जो लोन की वैल्यू होगी, जितना हम लोग ने लोन लिया होगा, तो वो क्या होगा, टोटल डेफिसिट में से माइनस कर देंगे बोरिंग, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वो फिस्कल डेफिसिट निकल के आ जाएगा। तो अगर टोटल बजट को और टोटल डेफिसिट को इससे माइनस कर दें, किससे, बोरोइंग से, तो हमारा क्या आएगा,
फिस्कल डेफिसिट आएगा। और फोर्थ जो हमारा वो है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट जो हमारा आता है वो फिर एज इट इज फिस्कल डेफिसिट रहेगा, जिसमें टोटल बजट माइनस बोरोइंग तो रहेगी क्योंकि लोन यहाँ पे आ चुका है इसमें, लेकिन माइनस और क्या होगा, लोन की वैल्यू तो रहेगी और उस वैल्यू को भी माइनस कर देंगे जो हमारा इंटरेस्ट जो हमारे ऊपर लग रहा होगा, जो इंटरेस्ट की वैल्यू होगी। तो इंटरेस्ट माइनस होगा किसमें, फिस्कल डेफिसिट में। ठीक है, ध्यान देना इसमें यहाँ पे बहुत, एक चीज समझ जाओगे टोटल बजट से तो अपने आप सारे फॉर्मूले बनाते हुए चले जाओगे, कोई बहुत इसमें बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिचुएशन और टाइप ऑफ फिजिकल डेफिसिट हो गए। ठीक है, पहला कौन सा है, रेवेन्यू डेफिसिट है, दूसरा कौन सा है, टोटल बजट या डेफिसिट, तीसरा फिजिकल डेफिसिट और चौथा प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, अब इसको आप देख लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। तो जैसे कि ये देख लिया हम लोग ने कि इसमें क्या क्या डेफिसिट के किस क्या सिचुएशंस आ सकती हैं। ठीक है, तो मतलब फिजिकल डेफिसिट ज़्यादातर रहता है क्योंकि उसमें बोरोइंग भी हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग का जो बजट होता है वो किस टाइप का होता है, वो जहाँ पे एक्सपेंडिचर को ज़्यादा रखा जाता है कंपैरिजन टू इनकम। तो उसको कहीं ना कहीं तो उसको खर्चा जब कर रहे हैं और इनकम कम है तो कहीं ना कहीं तो उसको ओवरकम करना ही पड़ेगा ना। उसके लिए क्या करते हैं, बोरोइंग करते हैं। बोरोइंग करेंगे तो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो बोरोइंग करेंगे तो फिजिकल डेफिसिट का रहेगा। ठीक है, तो क्या तरीके हैं इसको डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए। डेफिसिट जो हमारा बजट बन जाता है, एक्सपेंडिचर हम ज़्यादा रख लेते हैं, इनकम के सोर्स इतने नहीं है एज कंपेरिजन टू एक्सपेंडिचर, तो क्या वेज हैं, क्या तरीके हैं, क्या मेथड है, उस पर देख लेते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग का, आप लोग ये लिख लीजिए इसमें, वेज टू फाइनेंस डेफिसिट। ठीक है, वेज टू फाइनेंस डेफिसिट। इसमें पहला जो है, इसमें जो पहला है वो लोन। ठीक है, हम लोग लोन ले सकते हैं, लोन ले लिया और जो हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहे हैं उनको वहाँ पे कर दिया, फिर वो आगे जाके चुका देंगे। एक ये काम हो सकता है। दूसरा काम हो सकता है डिस इन्वेस्टमेंट कर दें। डिस इन्वेस्टमेंट कर दें। डिस इन्वेस्टमेंट को आप सीधे समझिए, जैसे आजकल बहुत वर्ड चल रहा है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन को ही ज़्यादातर सिमिलरली वर्ड इसके लिए क्या होगा, डिस इन्वेस्टमेंट। मतलब जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो PSUs हैं या गवर्नमेंट की पूरी सेंट्रलाइज पावर में जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे पेट्रोलियम से लेकर हो, चाहे जैसे भी रेलवेज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो उसमें कुछ परसेंट ऑफ शेयर जो बड़ी कंपनियां MLCs जिन्हें कहा जाता है उनको देने का, वो जिसकी जो रेवेन्यू जनरेट होती है वो गवर्नमेंट को उस शेयर बेचने पे मिलती है। तो एक ये तरीका होता है, जिसे रेलवे भी किया है। अभी 2020 का बजट आया है, 2019 में क्या हुआ था, ये रेलवे वाला चल रहा था प्राइवेटाइजेशन, तो उसमें 1 लाख करोड़ समथिंग का, 1 लाख कुछ समथिंग और भी ज़्यादा अमाउंट है, लाख करोड़ समथिंग का उन्होंने रेलवे से ही किया है। अभी 2022 या 23 तक का जो 2020 में बजट आया है, इन्होंने जो अपना एस्टिमेशन और टारगेट बताया है डिस इन्वेस्टमेंट करके, प्राइवेटाइजेशन करके और भी चीज़ों का, वो 5 लाख या 6 लाख करोड़ समथिंग का इन लोग का टारगेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, और जो तीसरी चीज़ अगर हम देखें, तीसरी चीज अगर हम देखें तो क्या कर सकते हैं, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स जो है, टैक्स जो है वो बढ़ा सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या कर सकते हैं, उनको बढ़ा दिया। ठीक है,
जीएसटी का रेट बढ़ा दिया, जीएसटी लग गई है, तो उस वजह से अब उनको सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट की क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है, रेवेन्यू क्या हो गया है, ज़्यादा जनरेट हो गया है। लास्ट और जो सबसे बेकार तरीका है, जिसको आप लोग ज़्यादातर कहते होंगे कि अगर ऐसा कुछ माहौल है, गरीबी है या सब कुछ ऐसा आ रहा है, तो पैसा आरबीआई प्रिंट क्यों नहीं कर रही है जब मशीन अपने घर की ही है कि नहीं। तो सबसे उसको वर्स्ट कंडीशन मानी जाती है। कैसे बताएं क्यों, यहाँ देखिए, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी अगर करें यहाँ पे, ये सबसे वर्स्ट कंडीशन होगी जिस दिन इंडिया ये करने लगेगा। समझ रहे हैं आप। इसमें होना क्या होता है, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी होगी तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है, इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। इन्फ्लेशन क्रिएट होने का मतलब है जो फ्लो ऑफ मनी है, फ्लो ऑफ मनी क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। और इन्फ्लेशन तो आप जानते हैं, महंगाई, तो फ्लो ऑफ मनी की वजह से पैसा ज़्यादा होने की वजह से इन्फ्लेशन हो जाएगा। और जो करेंसी की वैल्यू है, करेंसी की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। तो इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं हमारे और या फॉरेन ट्रेड हमारा, वो बहुत ही बेकार हो जाएगा। और इस वजह से सबको सबसे लास्ट तरीका ये रखा गया है। सबसे अच्छा तरीका क्या माना जाता है, लोन ले लो, या उसके बाद अगर नहीं बनना तो डिसइन्वेस्टमेंट कर दो, और फिर या उसके बाद भी तो फिर हम लोग के ऊपर क्या होता है, फिर इनडायरेक्ट टैक्स की करें जो है वो जो उसको जो है आप बढ़ा दो, टैक्सेस बढ़ा दो चीज़ों पे, कमोडिटीज़ पे, सर्विस और गुड्स पे, तो उससे क्या होगा, रेवेन्यू गवर्नमेंट की जनरेट होने लगेगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई थी। तो अब ये चीज़ समझ गए ना, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी क्यों नहीं करी जाती है। अगर घर पे ही हमारे आरबीआई में ही रखी है मशीन, करेंसी इंडिया की छापनी, तो छाप लें कायदे से। लेकिन ऐसी हालत हो जाएगी ना, महंगाई, चीज़ें खरीदने नहीं मिलेगा, और इतना पैसा फिर करेंसी जो वैल्यू हो जाएगी ना, तो वो बहुत कम हो जाएगी। इस वजह से सबसे बेकार तरीका माना जाता है। अब बजट का सबसे, जहाँ यहाँ तक के बजट जो है हमने हर टॉपिक को देख लिया है, ठीक, हर टॉपिक को देख लिया, हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश करी है। अब सबसे लास्ट चीज़ है जो टैक्सेशन होता है, वो आप देख लीजिए किस टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ टैक्स देख लीजिए। अगर इसमें सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले आता है प्रोग्रेसिव, सबसे पहले आएगा प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव में क्या है, इनकम बढ़ेगी और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो टैक्स भी बढ़ेगा, ठीक है। और जो दूसरा हमारा आएगा वो आएगा रिग्रेसिव, 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 रिग्रेसिव में क्या होता है, इनकम बढ़ रही है, ठीक है, तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि इनकम बढ़ने से डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने के लिए, सप्लाई को मैनेज करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो टैक्सेशन यहाँ पे क्या होगा, रिग्रेसिव में टैक्स कम कर दिए जाते हैं। और सबसे लास्ट में जो हमारा आता है वो आता है प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल जिसमें इनकम अगर बढ़ रही है और प्रोडक्शन, इनकम की बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ रहा है, पर टैक्स क्या है, टैक्स कांस्टेंट है, ठीक है। टैक्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम लोग किस सब कंडीशन में, हम लोग अब इस टाइम इस कंडीशन में, किस वजह से, एक इस वजह से, ठीक, एक जीएसटी की वजह से। अब इनकम हम लोग की कुछ भी हो जाए, प्रोडक्शन डिमांड कितनी भी कर लो, अब हर टाइम जीएसटी पे करनी पड़ेगी। जिसकी 18% है उसके 18% लगनी है, जिसके 28% है वो उसका 28% लगेगी, क्योंकि अब एक वन नेशन वन टैक्स हो चुका है, ठीक है। तो ये 3 लास्ट टॉपिक थे, किस टाइप के टैक्स होते हैं। प्रोग्रेसिव में टैक्स बढ़ जाता है प्रोडक्शन इनकम के साथ, रिग्रेसिव में टैक्स कम हो जाता है, और प्रोपोर्शनल में टैक्स कांस्टेंट रहता है, ठीक। तो यहाँ तक कि हमारा सफ़र ख़त्म हो गया बजट के साथ। अब जितने भी 2, 3, 4 जो भी लेक्चर बने हैं वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और अगली वीडियो जो हम लोग की रहेगी वो नेक्स्ट टॉपिक नेशनल इनकम पे रहेगी। तो देख लीजिए, कमेंट कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू सो मच।